नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता खास है और चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। भारत और अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है, बस कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात से निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से भारत पर 50% का बड़ा टैरिफ लगाया गया है, लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि उनका प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा तालमेल है और दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक बने रहेंगे। हालांकि कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था कि लगता है कि भारत और रूस को हमने गवा दिया है, जाएं चीन के साथ आबाद रहें। ट्रंप भारत को लेकर लगातार अपने स्टैंड बदल रहे हैं। कभी वो सख्ती दिखा रहे हैं, कभी अचानक से नरमी वाले रुख पर आ जाते हैं। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्बर्ट लुटनिक ने कहा है कि भारत अंततः टैरिफ दबाव के सामने झुक सकता है, भले ही अभी दिल्ली सख्त रुख अपना रहा है। लुटनिक ने भारत और रूस के बढ़ते तेल व्यापार का जिक्र करते हुए चेताया कि अगर भारत नहीं बदलेगा तो उसे अमेरिका में 50% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे देशों पर ये बदला लेने के उपाय सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 महीने में भारत फिर से सुलह की मेज पर आ सकता है और माफी मांगेगा और इस डील की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को चुनाव करना होगा, या तो अमेरिका के साथ तालमेल बनाना या फिर रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के जरिए संबंध गहरे करना। अमेरिका के वरिष्ठ व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है और उच्च टैरिफ लगाकर अमेरिकी नौकरियां छीन रहा है। नवारो ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत के ऊंचे टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां जा रही हैं। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है और ये पैसा रूस की जंग को ताकत देता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मोदी की जंग है। भारत सरकार ने इस बयानों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नवारो के बयान गलत और भ्रामक हैं। हम दोनों देशों के बीच भरोसे और साझेदारी पर काम कर रहे हैं। भारत सोमवार को होने वाले ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ये बैठक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की पहल पर बुलाई गई है। इसमें खास तौर पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और उसके वैश्विक असर पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाले यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे या नहीं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का न्यूयॉर्क दौरे में शामिल होना फिलहाल तय नहीं है। अगर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में कोई बड़ी प्रगति होती है और ट्रंप से मुलाकात का मौका बनता है, तभी आखिरी पल में बदलाव हो सकता है। मोदी का नाम पहले से स्पीकर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरकार भारत का बयान विदेश मंत्री ने ही दिया। इस बार भी संभावना है कि मोदी नहीं जाएंगे और जयशंकर ही भारत की आवाज उठाएंगे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और आगे भी बनी रहेगी। दूसरी बड़ी चुनौती पाकिस्तान का परोक्ष युद्ध है, जिसकी रणनीति भारत को हजार जख्म देकर उसे कमजोर करना है। जनरल चौहान ने इस साल मई में पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि सेना ने इस दौरान आतंकी शिविरों को तबाह किया था। इस ऑपरेशन में सेना को फैसले लेने की पूरी आज़ादी थी। जनरल चौहान ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब हाल में चीन के तियानजिन शहर में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट के संकेत मिलने की बात कही जा रही है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। वहीं ट्रंप भी भारत से और नाराज होकर अब बोले हैं भारत अब चीन के साथ जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के एजेंडे में रोजगार शामिल ही नहीं। ये सरकार सरकारी संस्थानों को खत्म कर रही है, पढ़ाई लिखाई कमजोर करने की साजिश है ताकि लोग सवाल न कर सकें। चुनावी माहौल के बीच उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की जुगाड़बाजी कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग, प्रशासन और सरकार पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कटघरे
कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा के लिए आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। चुनाव आयोग भाजपा नेताओं को कोड देता है और फिर घर बैठे उनकी वोटिंग बढ़ जाती है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि इस बार सत्ता पक्ष वोट चोरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और जनता इसे होने नहीं देंगे। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कोकोमी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जो मणिपुर की सबसे बड़ी मैतेई सामाजिक संस्थाओं में से एक है, उसने कुकी जो उग्रवादी गुटों के साथ हुए समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कोकोमी का कहना है यह फैसला गैर लोकतांत्रिक और थोपे गए हक जैसा है और इससे मणिपुर की चुनी हुई सरकार और वहां के लोगों की इच्छाओं का अपमान हुआ है। गृह मंत्रालय और मणिपुर प्रशासन ने 4 सितंबर 2025 को कुकी जो उग्रवादी गुटों के साथ नए नियम और शर्तों के साथ ये समझौता किया था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं। ये उनकी पहली यात्रा होगी मई 2023 से, जब कुकी जो और मैती समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। कुकी जो काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलने पर सहमति जताई है ताकि जरूरी सामान और यात्री आसानी से आ जा सकें, लेकिन कोकोमी का कहना है कि मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट ने पहले ही समझौते को खत्म करने का निर्णय लिया था। अब जबकि राज्य राष्ट्रपति शासन में है और दिल्ली से नियुक्त प्रशासक शासन चला रहा है, ऐसे समय में ये समझौता गैर कानूनी और अवैध है। देश भर में मंत्री अपराध के मामलों से घिरे हुए हैं। गैर लाभकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के करीब 47% मंत्री यानी केंद्रीय कैबिनेट और राज्य मंत्रिमंडल को मिलाकर 47% मंत्री आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें से 27% मामलों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे आरोप शामिल हैं। ये रिपोर्ट 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के हलफनामों की जांच के बाद तैयार की गई है। एनसीपी अजित पवार गुट के महाराष्ट्र विधान परिषद के मेंबर अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की यूपीएससी से जांच कराने की मांग की है। ये मांग उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े वायरल वीडियो विवाद के बाद की गई है। मिटकरी ने 5 सितंबर 2025 को यूपीएससी नई दिल्ली के सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह जताया है। उन्होंने यूपीएससी से इन दस्तावेजों का विस्तृत वेरिफिकेशन कराने की गुजारिश की है। मिटकरी ने कहा कि वेरिफिकेशन के बाद यूपीएससी को अपने नतीजे संबंधित विभागों के साथ साझा करने चाहिए। भारत में विज्ञान जगत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी इस साल नवंबर में पहली बार इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी एस्टिक आयोजित करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये नया एस्टिक इंडियन साइंस कांग्रेस की जगह ले सकता है, जो आज़ादी से पहले से चली आ रही भारत के वैज्ञानिकों की सबसे पुरानी बैठक रही है। इंडियन साइंस कांग्रेस का आखिरी आयोजन 2023 में हुआ था, लेकिन इसके बाद ये कार्यक्रम लगभग गुमनामी में चला गया। अब सरकार इसे नए रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यूएस ओपन टेनिस में बड़ा उलटफेर हुआ है। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने बेहद दमदार खेल दिखाते हुए जोकोविच के 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब का सपना तोड़ दिया। उन्होंने मैच 6-4, 7-6, 7-4, 6-2 से सिर्फ 2 घंटे 23 मिनट में अपने नाम किया। अब फाइनल में अल्कराज का सामना मौजूदा चैंपियन जानिक सिनर से हो सकता है। टेनिस प्रेमियों के लिए ये एक रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.